नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित वीडियो लेसन्स के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी डिवाइसेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसको जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, या मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का जो पहला वर्ड है वो मेमोरी है, और हमें मेमोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेमोरी की बातें मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से की है, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमें दूसरे चीज़ों को डिटेल में देखना है। मेमोरी क्या होता है? हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी जब हम किसी चीज़ को याद रखते हैं उसी को मेमोरी कहते हैं। ज़्यादातर याददाश्त को मेमोरी कहा जाता है। तो हमारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, या कहें डिवाइसेस के टर्म में हम उसको कहते हैं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोर करना या याद करना, इसके लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हम डाटा को या जहाँ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएँ, जिसे हमारा डिवाइस बाद में फिर से यूज़ कर पाए। तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं मेमोरी डिवाइसेस, और जिस जगह पे उसको वो स्टोर करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी। यानी कि जगह का मतलब यहाँ पे कोई ऐसे जमीन तरीके का या कोई घर टाइप का चीज नहीं देखने को आपको मिलेगा, बट ये कहीं ना कहीं कोई फिजिकल प्लेस जरूर होता है मेमोरी डिवाइसेस में। इसलिए हम इसको जगह कह सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल एंटिटी है। तो उस फिजिकल एंटिटी को हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और जिस डिवाइस के थ्रू ये हमें मिलता है उसे मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं, ठीक। अब ये जो मेमोरी है एक्चुअली में ये कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसकी बेसिक देखते हैं। कंप्यूटर हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। क्योंकि हम मेमोरी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये जान लें कि एक्चुअली में हम इसमें स्टोर क्या करने वाले हैं। क्योंकि सारे कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इस पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर और लॉजिक गेट्स पर फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर होगा। बट पुराने वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है और कंप्यूटर से जुड़े लोग इसके बारे में जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि दो ही चीजें या दो ही सिंबल्स यूज होते हैं, या तो 0 या तो 1, और इसी से सारे इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है, या इसी के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई नंबर हो, कोई सॉन्ग हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, वो 0 या 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप इतना समझो कि मान लो आपको इस बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है एक बार में या तो 0 ही आपको चाहिए या तो 1 चाहिए। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो 0 होगा या तो 1। तो या तो 0 या 1 को स्टोर करने के लिए आपको कितना जगह चाहिए? एक जगह चाहिए। ऐसा एक रूम चाहिए, एक स्पेस चाहिए, जहां पर या तो आप 0 स्टोर कर पाएं, या फिर 0 अगर नहीं है तो 1 स्टोर कर पाए। या तो 0 या तो 1, दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है। तो ये जो एक छोटा सा आपको एक स्पेस मिलता है, फिजिकल स्पेस कह सकते हैं इसको आप, जहां पे या तो आप 0 स्टोर कर रहे हैं या तो 1 स्टोर कर रहे हैं। और ये 0 1 कैसे स्टोर किया जाता है? वोल्टेज के फॉर्म में। ज्यादातर किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? वोल्टेज के फॉर्म में। 0 वोल्ट अगर हो तो इसका मतलब होता है 0। अगर 5 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट, कहीं कहीं प्लस 3.7 वोल्ट भी होता है, 2.5 वोल्ट भी होता है। अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग लेवल होते हैं, बट एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 5 वोल्ट ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 0 स्टोर्ड है या 0 है अभी उसकी वोल्टेज, तो हम उसे कहेंगे कि ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 वोल्ट पे है तो हम उसे कहेंगे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वोल्टेज ही एक जरिया नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टोर करने का। इसके अलावा मैग्नेटिक फॉर्म में भी स्टोर होता है, ऑप्टिकल फॉर्म में भी स्टोर होता है। उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे ऑप्टिकल फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? डिस्क में, है ना। और जो हमारा हार्ड डिस्क होता था, जो कैसेट्स होते थे, वीसीआर के कैसेट्स होते थे, उन सब में मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। आज भी हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो मैं वोल्टेज की जनरली आपको बात समझाया, 0 और 5 वोल्ट। अब ये जो एक स्पेस जो आपको मिला इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, जहां पर आप 5 वोल्ट या 0 वोल्ट की मदद से 0 या 1 को स्टोर कर रहे हैं, इसे हम मेमोरी की टर्म में या मेमोरी की लैंग्वेज में कहते हैं बिट। एक बिट डेटा है ये,
1 बिट इंफॉर्मेशन है ये, या हम कहें कि 1 बिट मेमोरी है ये, ठीक है। अब कंप्यूटर डिवाइसेस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 1 बिट का कोई मतलब नहीं होता। आप, या मतलब हो भी तो आप यूं कहें कि 1 बिट को जनरली यूज नहीं किया जाता। हम 1 बिट इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं होता कंप्यूटर इसके बारे में, या जो हमारे पुराने लोगों ने बनाया मेमोरी डिवाइसेस को या इस तरह के डिवाइसेस को, उसमें 1 बिट का कोई मीनिंग नहीं बताया। हम ये कहा गया कि ये बिट्स जब एक साथ आएंगे, गुच्छे में आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे, तभी इनका मीनिंग होगा। तो जो बिट्स का ग्रुप होता है जो कि मीनिंगफुल है वो है 1 बाइट। 1 बाइट कैसे बनता है? जब हम ऐसे 8 बिट्स को मिला देते हैं एक साथ, देखो आप इसमें 8 बिट्स हैं, है ना, इसे हम कहते हैं बाइट। तो जब आप 8 बिट्स को मिला देते हैं तो इस 8 बिट्स के जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 बाइट। और ये 1 बाइट ही मेमोरी का यूनिट है। यानी कि आप जब कभी मेमोरी की बात करोगे तो आप ध्यान रखना बाइट्स की बात होती है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, जीबी, है ना। उसमें जो बी है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इसमें जो बी है वो बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब एक और है, 4 बिट्स के ग्रुप को हम निबल भी कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, 4 बिट्स का जब ग्रुप होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? निबल, ठीक है। बस इतना ही आप समझिए, इससे ज्यादा हमें यहां जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है और निबल क्या होता है। और हमें इसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली मैं बात कर रहा हूं, हमें इस तरह के कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो वोल्टेज को स्टोर कर पाए, वोल्टेज को अपने पास रख पाए। या तो 0 वोल्ट मतलब 0 और 5 वोल्ट मतलब 1 को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। कई डिवाइसेस में उल्टा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि +5 से आप 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 वोल्ट से 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई डिवाइसेस ऐसा भी यूज करती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर के पर होता है, वो उनकी अपनी पद्धति है, उसमें कोई रोक नहीं है, ठीक। हमने मेमोरी की डेफिनेशन समझ ली, मेमोरी हम समझ गए कंप्यूटर में बेसिक लेवल पर क्या होता है। अब ये जो बाइट है, उसके बाद जो केबी है, किलोबाइट है, एमबी है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप इसको वहां से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर में कितने तरह के मेमोरी यूज किए जाते हैं, ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर से यहां जो मीनिंग है वो सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, ओनली कंप्यूटर आप नहीं समझे। कंप्यूटिंग डिवाइसेस में या कंप्यूटर में 2 तरह के मेमोरी यूज किए जाते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लें, यहां पर मैं शॉर्ट में निकालता हूं। प्राइमरी मेमोरी फिर 2 तरह का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। रैम भी फिर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, एक होता है डी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। अब डी रैम भी फिर 2 तरह का होता है, एक होता है ए डी रैम, एक होता है एस डी रैम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोम बहुत तरह के होते हैं, एक होता है एम रोम या इसको नॉर्मली ROM भी कहा जाता है, दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है ईपी रोम, इरेजेबल। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एम रोम का फुल फॉर्म है मास्केबल या मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम एक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब रोम को मैं यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूं, रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि आप उसके डेटा को केवल रीड कर पाएंगे, उसमें राइट नहीं कर पाएंगे। एक बार डेटा राइट कर दिया, अब आप उससे केवल डेटा रीड कर रहे हैं बार बार, ठीक है। कंप्यूटर के बूट जो सेक्शन होता है जिसकी हमने चर्चा ऑपरेटिंग सिस्टम में की थी, वो रोम ही होता है, जहां पर डेटा परमानेंटली एक बार राइट कर दिया जाता है। अब बार बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हर बार वो इसी रोम से डेटा को फेच करता है कि कहां से मुझे स्टार्टिंग कोड लेना है। उसके बाद इसके ये सब टाइप्स हैं। इसमें जो एम रोम है, एम रोम को कहते हैं मास्क जानते हैं आप, उस तरह का मास्क्ड रोम। मास्क रोम कब बनता है, ये इसका क्या मीनिंग है? मास्क रोम बनवाया जाता है मैन्युफैक्चरर से। ये जो कंपनी रोम बना रही है, रोम डिवाइसेस बना होती है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, उनको स्पेशल अपनी रिक्वायरमेंट बताई जाती है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर उसमें ऑलरेडी वो डेटा
को राइट करके आपको एक रोम दे देता है, आपको एक मेमोरी डिवाइस दे देता है, जो कि वो मैन्युफैक्चरर ही उसमें राइट कर सकता है। आपको दे दिया राइट करके, अब आप केवल उससे रीड कर पाएंगे, उससे और कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं मास्क्ड रोम। उसके बाद एक आता है पी रोम, उसके बाद आया पी रोम। इसमें क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर आपको ब्लैंक रोम दे देगा, आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं उसको। प्रोग्राम का मतलब है आप उसमें डेटा अपने आप से राइट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार राइट होगा। आपने एक बार राइट कर दिया, अब केवल वो रीड होगा, अब राइट नहीं हो सकता। तो इसको हमने कहा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जरूरत पड़ी कि हम डेटा एक ही बार राइट कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार अगर राइट करना हो तो क्या करें, तो उसके लिए बनाया गया ईपीरोम। इसमें क्या होता था, इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल, यानी कि पी रोम तो ये है, ये प्रोग्राम तो हो ही सकता है, साथ में इसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा को जो ऑलरेडी रिटर्न है इरेज करने के लिए यूवी रेज की जरूरत पड़ती थी, अल्ट्रा वायलेट रेज की, जो कि एक नॉर्मल काम नहीं था। उसके लिए बहुत अलग तरीके का उपकरण चाहिए, फिर उस यूवी रेज के थ्रू इसका डेटा हटाया जाता था, या हम कहें वॉश आउट किया जाता था, फिर से आप प्रोग्राम कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल लोगों के बस की नहीं थी या नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो एक और उसका नया वर्जन आया जिसे हमने कहा डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसमें क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से ही अपने रोम के डेटा को वॉश आउट कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और फिर से आपका रोम जो है प्रोग्रामेबल बन जाएगा, यानी कि फिर से वो क्लीन हो गया, आप उसमें अपना नया डेटा लिख दीजिए। तो ये रोम के सब टाइप्स हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जहां पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अच्छा, हमने बात नहीं की प्राइमरी की, पहले मैंने रोम की बात कर दी। प्राइमरी को आप समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं जहां से सीपीयू डायरेक्टली डेटा एक्सेस करे, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जहां सीपीयू जिसके बारे में नहीं जानता, सीपीयू को यह नहीं पता कि सेकेंडरी मेमोरी है भी या नहीं, यानी कि जहां तक सीपीयू की पहुंच नहीं है उसे कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सीपीयू के लिए वो दूसरे स्तर पर आता है। पहले कौन आता है? प्राइमरी मेमोरी। अब जब सीपीयू की पहुंच ही नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी जरूरी क्यों है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? इसमें जो डेटा है वो तभी तक स्टोर रहता है जब तक इसमें पावर मिल रहा है। इसको जब तक पावर ऑन है तभी तक इसमें डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, डेटा इसका पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस तरह के मेमोरी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल है, ये क्षणिक है, यानी कि पावर के प्रति बहुत संवेदनशील है। पावर गया, इसका डेटा खत्म हो गया। लेकिन आपने देखा है कि अगर आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, ऐसा मेमोरी डिवाइस चाहिए जो कि डेटा को पावर जाने के बाद भी स्टोर करके रख सके। तो ऐसे केस में हमें परमानेंट मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेकेंडरी मेमोरी, जो कि अलग रहता है। उसका रैम से कोई लेना देना नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सेकेंडरी मेमोरी के पास सारे डेटा आपके प्रीवियस रहते हैं। यहाँ से आप डेटा को कहाँ लाते हैं? रैम में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, और आप उस एप्लीकेशन को, उस फाइल को यूज कर सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने दो बातें जान ली। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ये वोलाटाइल होता है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, अब ये जो रैम है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्यों? क्योंकि ये कितना भी बड़ा हो, आप इसके किसी भी एड्रेस से, कहीं भी, किसी भी लोकेशन से डेटा को फेच करेंगे तो, या फेच करने का मतलब रीड या राइट करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। यानी कि पहले लोकेशन से डेटा ले रहे हैं या लास्ट लोकेशन से ले रहे हैं या बीच से ले रहे हैं, कहीं से भी आप डेटा रीड राइट करेंगे तो आपको टाइम बराबर लगेगा, इसलिए कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? ये केवल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, बारे में मैंने समझा ही दिया। एस रैम, डी रैम की बात हम करेंगे आगे। ठीक, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है ना, नॉन वोलाटाइल। ये क्या करता है? ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दें। मैग्नेटिक टेप है ना, मैग्नेटिक टेप से पहले एक आता था मैग्नेटिक कोर, जिसको कहते थे मैग्नेटिक कोर, है ना। उसके बाद हार्ड डिस्क आया, ये भी मैग्नेटिक ही होता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, इसको HDD भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आजकल चल रहा है SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसकी बात हम थोड़ी सी और आगे करेंगे।
तो ये आपका क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का कैटेगराइजेशन है। प्राइमरी रैम और रोम दो तरह के होते हैं। सेकेंडरी में आप तमाम एग्जांपल्स ले सकते हैं। प्राइमरी आप समझ गए, सेकेंडरी आप समझ गए। अब हम चलते हैं रैम के टाइप्स पर। रैम जैसा कि मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है पहला एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैम। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब नाम पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा ये डायनेमिक है, कुछ इसमें हर समय होता रहता है। ठीक है, देखो आप इसको डायनेमिक क्यों कहते हैं, इसको डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सीमॉस ट्रांजिस्टर लगा होता है। सीमॉस कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, सीमॉस को कहते हैं। और प्लस एक लगा होता है कैपेसिटर। पहले एक बिट बनाने के लिए 3 ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर लगता था, लेकिन अब एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से एक बिट बनाया जाता है, एक बिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्टेज को स्टोर करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, तो डायनेमिक रैम जो है वो उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें क्या करता है, इस कैपेसिटर में हम वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं, और इसमें वोल्टेज स्टोर्ड है तो इसका मतलब वहां पर 1 स्टोर्ड है, या कई केसेस में वोल्टेज नहीं है तो 1 है, वोल्टेज है तो 0 है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, बिट्स को। तो अब ये कैपेसिटर क्या होता है, बाय नेचर क्या होता है, कैपेसिटर में जो चार्ज आप स्टोर करते हो, जो वोल्टेज स्टोर करते हो, वो धीरे धीरे डीके होता है। डीके होने का मतलब कम होने लगता है। कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो धीरे धीरे कम होती है और वो अपना वोल्टेज जो है वो खोने लगता है। तो अगर वो पूरा वोल्टेज खो देगा या एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे खो देगा तो वहां जो डेटा स्टोर था वो गायब हो जाएगा, यानी कि 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। तो इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब क्या है, एक बार पूरे रैम पर, यानी कि पूरे रैम में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स के साथ लगा हुआ, उसमें एक वोल्टेज का एक करंट, एक लहर चलाना पड़ता है पूरे रैम में। इस लहर चलने से क्या होता है कि पूरे कैपेसिटर फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। रिफ्रेश मतलब जहां पे वोल्टेज था वो फिर से वोल्टेज भर जाता है। उस टाइम में जितना उसका चार्ज कम हुआ होगा वो पूरी तरह से फिर से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर था वो डीके नहीं होता और हमारा इंफॉर्मेशन बचा रहता है। यानी कि इसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश होने की, रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। किसको, इस डायनेमिक रैम को। इसी के कारण इसका नाम है डायनेमिक रैम, क्योंकि हर सेकंड में 2 4 बार 5 बार वो अपने अपने रैम की बनावट के हिसाब से 10 बार 20 बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब इसको एक वोल्टेज का लहर देना पड़ता है जिससे कि कैपेसिटर फिर से रिचार्ज हो पाए या अपने आप को रिफ्रेश कर पाए। इस कारण इसका नाम है डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में कैपेसिटर लगा नहीं होता है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, वो ये केवल ट्रांजिस्टर से बना होता है और इसकी एक खास इकाई होती है जिसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स ट्रांजिस्टर से बने हुए खास तरीके के यूनिट है जो एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। अब ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, ये इसमें हमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर इस तरीके का टर्म आए तो आप याद रखें। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, एक तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट हैं। एक दूसरे टाइप का सर्किट होता है जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जो ये याद रखे, यानी कि जिसका आउटपुट अभी करंट के इनपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों पर डिपेंडेंट हो, ऐसे सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरीके का सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर से बनता है और यही फ्लिप फ्लॉप बेसिक यूनिट है किसका, एस रैम का, स्टैटिक रैम का। तो इसमें चूंकि कैपेसिटर नहीं है तो इसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती एस रैम को। दूसरी, चूंकि ये पूरी तरह ट्रांजिस्टर से बना होता है और ये सिस्टम के क्लॉक पर काम करता है तो ये डायनेमिक रैम के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा स्टैटिक रैम के एक बिट को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि यहाँ डायनेमिक में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से एक बिट बन रहा था, यहां पर एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। इस कारण ये बहुत महंगा हो जाता है। कौन, एस रैम, डी रैम के मुकाबले। दूसरी बात, एस रैम में जो डेंसिटी है मेमोरी की वो उतने बड़े, जितने बड़े साइज में आप डायनेमिक रैम लोगे उतने बड़े साइज में एस रैम लोगे तो इसकी साइज उसके तुलना में बहुत ज्यादा कम होगी। 10 गुना 20 गुना इतनी कम हो जाएगी एस रैम की साइज, मेमोरी साइज की बात कर रहा हूं। इसलिए एक्सपेंसिव है, मेमोरी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। तो चूंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है और मेमोरी डेंसिटी इसकी बहुत कम है, इस कारण एस रैम की जगह हम रैम में किसका,
रैम बनाने के लिए हम डी रैम का प्रयोग करते हैं। किसका? डी रैम का। अब ये डी रैम में भी एक होता है एस डी रैम, तो ध्यान रखना आप, आजकल एस डी रैम ही ज्यादा यूज हो रहा है, एस डी रैम ही यूज हो रहा है, लेकिन ये एस डी रैम से इस एस रैम को कंपैरिजन ना करें, एस रैम बिल्कुल अलग है ना। एस डी रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, है ना। सिंक्रोनस क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को या अपनी मेमोरी डिवाइस को सिंक्रोनाइज कर लेता है। किसके साथ? सिस्टम के क्लॉक के साथ। सिस्टम क्लॉक मतलब सीपीयू, जितने सीपीयू का जो क्लॉक चलता है उसके अंदर एक टाइमिंग चल रही होती है सीपीयू के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर, उसके टाइमिंग के साथ अपने आप को ये मैच कर लेता है, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके अलावा सिंक्रोनस का मतलब क्या है? इसके अलावा ये क्या करता है कि अगर एक ब्लॉक इस एस डी रैम का एक ब्लॉक डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उतने समय में ये दूसरे ब्लॉक से दूसरा काम ले सकता है। यानी कि हो सकता है यहां रीडिंग चल रही हो, अगर यहां से राइटिंग हो रही है, यहां राइटिंग हो रही है तो दूसरे जगह से रीडिंग चल रही हो, ऐसा ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स पर ये एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस कर पाता है एस डी रैम, इसलिए एस डी रैम का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब डी रैम में क्या होता था? पहले आता था सिंगल चैनल। सिंगल चैनल का मतलब है कि एक सिंगल रेट होता था डेटा ट्रांसफर का। उसके बाद आने लगा क्या? डीडीआर रैम्स। डीडीआर का मतलब क्या है? डुअल डेटा रेट। डुअल डेटा रेट, आप बस इसके फुल फॉर्म को जानो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर डुअल डेटा रेट का एक्चुअली मतलब क्या है समझाने जाऊंगा तो ये जो विषय है ये आसान ना होकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको इस डुअल डेटा रेट और मेमोरी और क्लॉक्स के बारे में, जो अभी मैंने सीक्वेंशियल सर्किट और क्लॉक्स की बातें की, इसके बारे में और ज्यादा जानना हो तो आप मुझे कमेंट करें, उस पर मुझे एक डिटेल वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी और मैं बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो को सरल रखने के लिए बस मैंने वो टर्म्स बोल इसलिए दिया कि अगर कभी एग्जाम में आए, कहीं टकराए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो डुअल डेटा रेट का मतलब क्या है कि जो पहले नॉर्मल बिना डीडीआर वाले जो डायनेमिक रैम, नॉर्मल डी रैम होते थे, वो क्या करते थे, उनकी स्पीड सिंगल होती थी। मान के चलो कि एक बार में वो 1 सेकेंड में वो अगर 1 बिट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो डुअल डेटा रेट में क्या होगा कि 1 सेकेंड में वो 2 बिट डबल डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। ये एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, डुअल डेटा रेट, दुगुना। अब डुअल डेटा रेट यानी कि डीडीआर के भी तमाम वर्जन्स आने लगे, जैसे DDR2, पहला DDR1 आया था, DDR मतलब DDR1, फिर DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 अभी चल रहा है। तो इन DDR2, 3, 4, 5 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या फर्क होता है? इनके वोल्टेज, पावर जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा इफिशिएंट होता जाता है। जैसे जो DDR था वो 5 वोल्ट पर काम करता था, फिर 3.7 वोल्ट पे DDR2 काम करने लगा, फिर 2.5 वोल्ट पर काम करने लगा, फिर अब इसकी कोशिश है कि ये 1.5 वोल्ट पर काम करे, तो पावर इफिशियंसी बढ़ गई DDR के जो जनरेशन हैं 3, 4 बढ़ने में। उसके अलावा इसका क्लॉक साइज, क्लॉक जो टाइमिंग है, क्लॉक रेट वो बढ़ गया। यानी कि पहले आप देखोगे जब डी रैम खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा 2200 मेगा हर्ज, फिर 3300, फिर 4400, इस तरह से 5500, इस तरह से उसके क्लॉक रेट्स की जो टाइमिंग है वो बढ़ गई। तो उसका क्या हुआ? डेटा एक्सेस का टाइम बढ़ गया, कम समय लगेगा वहां से डेटा को लेने देने में। तो ये DDR2, 3, 4 में इंप्रूवाइजेशंस होते गए। बस इतना ही है DDR2, DDR3 का, इससे ज्यादा कोई बहुत मतलब नहीं है। बट हाँ, पावर इंप्रूवमेंट हुआ, स्पीड इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए हम लेटेस्ट जनरेशन के रैम्स को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ी महंगी भी होती है, तो कोशिश हमारी रहती है कि हम लेटेस्ट डी रैम को यूज करें। ठीक है, तो रैम, एस रैम, डी रैम, रैम के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे यहां से। तो हमने रैम की बात कर ली, रैम को समझ लिया, रोम को भी समझ लिया, रोम को मैंने पहले ही समझा दिया। अब हम बात करते हैं ये कैश मेमोरी की। ये कौन सा थर्ड टाइप का मेमोरी है? कैश क्या होता है? देखो आप इसको ऐसे समझो कि हमने पिछले क्लास में और पिछले सभी क्लासेस में हमने अभी तक ये समझ लिया कि कोई भी हमारा प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, जब वो रन करते हैं, हम एग्जीक्यूट होता है, तब वो प्रोसेस में बदलता है। फिर वो प्रोसेस कहाँ जाता है? रेडी क्यू के थ्रू CPU में। जब CPU को वो प्रोसेस मिलता है तो वहां के उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते समय CPU को चाहिए डेटा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराने के लिए। और जैसे अगर आपने कोई MP3 प्लेयर को ऑन किया अपने कंप्यूटर में तो उसको सॉन्ग चाहिए, तो वो सॉन्ग कहीं ना कहीं रखा होगा, तो वो एक्सेस मांगता है कौन? CPU। तो और हमें ये भी पता है कि CPU
के लिए मेमोरी कौन है? प्राइमरी मेमोरी। वो केवल प्राइमरी मेमोरी को जानता है। तो क्या करता है, मान लीजिए आपका ये CPU है और इसको कोई डेटा चाहिए और यहाँ पर रैम है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि DRAM है, ठीक। तो अब मान लीजिए इसको कोई डेटा की जरूरत पड़ी किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये सीधे जाएगा कहाँ? रैम के पास। और रैम में ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं जहाँ डेटा रखा हुआ है। फिर रैम इसको ये डेटा देगा, ये डेटा आएगा CPU के पास, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। फिर इसको दूसरा डेटा चाहिए, फिर से जाएगा रैम के पास, फिर ऐसे डेटा का ट्रांसफर होता रहता है। अब आप ऐसा समझो कि CPU एक प्रोग्राम को रन कर रहा है जिसमें एक ही डेटा इसको बार बार चाहिए। मान लो आप ये 1000 डेटा मांग रहा है CPU रैम से, 1000, उसमें से 300 डेटा ऐसे हैं, टोटल 1000 डेटा इसको चाहिए CPU को, उसमें से 300 डेटा ऐसे हैं जो बार बार मांग रहा है CPU, यही 300 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम ये 300 देखो, और हमें यह भी पता है कि CPU का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो क्लॉक रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ही ज्यादा। एक सेकंड में लगभग ये 10 बिलियंस 100 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, लेकिन रैम इतना फास्ट नहीं होता। तो जब CPU को डेटा चाहिए तो रैम के पास जा रहा है, तो रैम के पास इसको रिक्वेस्ट भेजने में फिर रैम अपने मेमोरी में से उस डेटा को निकाल कर और फिर CPU तक आने में जो टाइम लग रहा है वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि CPU इतने देर में कई काम कर सकता था। तो हमें क्या करना है, ये ट्रांसफर का टाइम घटाना है। अब आप देखो यहां पर कि 1000 डेटा हम बहुत ज्यादा नहीं घटा सकते क्योंकि डेटा तो हमें रैम से ही लेना है ना। लेकिन आप अगर इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल को कंसीडर करें एक छोटा सा, तो आप देखेंगे कि 1000 डेटा में से ये 300 डेटा बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 300 डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इस रैम के पहले कहीं यहां रख दें। तो क्या करे CPU, बाकी के 700 लेने की जरूर जाए रैम के पास, बट ये वाला जो 300 है वो इसको यहीं से मिल जाए। तो क्या होगा, मान लो इसको 10 नैनोसेकंड लग रहे थे यहां तक लेने में, और यहां से लेने में इसको 1 नैनोसेकंड ही ले रहे हैं, तो आप देखो 9 नैनोसेकंड की बचत हो गई। तो ये जो छोटा मेमोरी, ये स्मॉल है, रैम से स्मॉलर मेमोरी है, लेकिन ये रैम से बहुत ज्यादा फास्ट है। रैम फास्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, किसमें? इस वाले मेमोरी में, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इससे हमारे CPU का टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है ना। इसी को कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश। कैश का मीनिंग ही होता है मेमोरी, किसी चीज को स्टोर रखना। तो एक बफर टाइप का मेमोरी होता है कि रैम से जब CPU डेटा मांगने गया तो क्या करेगा, ये पहले कैश में, CPU को जाने के पहले ये कैश में भी वो डेटा, मतलब उसके साथ साथ कैश में भी वो डेटा स्टोर हो गया। मान लीजिए 300 डेटा कैश में भी स्टोर हो गया। अब CPU जब एक्सेस करने जाएगा रैम को, तो CPU देखेगा कि ये यहीं पर अवेलेबल है, तो ये यहीं से ले लेगा। 1 नैनोसेकंड में काम हो गया, जबकि ये यहां नहीं होता तो कहां जाना पड़ता? रैम में, जिसमें लग रहा था उसको 10 नैनोसेकंड। तो ये जो कैश मेमोरी है किसके बने होते हैं? SRAM के, स्टैटिक रैम। आपको याद होगा स्टैटिक रैम, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए छोटे साइज में होते हैं। इतने को हम एफोर्ड कर सकते हैं। छोटा एक मेमोरी हम यहां लगा देते हैं SRAM का, जो कि बहुत फास्ट होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन हमें बफर की तरह काम करता है, और जो बार बार रिपीटेटिव हमारे डेटा हैं जिसको CPU एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसको ये यहीं से दे देता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि CPU क्या करेगा, पहले CPU नहीं, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है, इसीलिए हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब CPU को रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है, ये कैश में चेक कर लेता है कि क्या ये कैश में है डेटा। अगर कैश में है तो ये यहीं से इसको ट्रांसफर कर देगा, अगर नहीं है तब ये रैम के पास जाएगा और रैम से डेटा लेकर फिर कहां लेकर आएगा? CPU के पास। तो और जब रैम से कोई डेटा लेकर यहां पर आएगा तो ये उस CPU को देने के साथ साथ यहां कैश में भी रख देगा, ताकि जब CPU नेक्स्ट वो डेटा मांगे तो इस कैश से ही इसको दिया जा सके। ठीक है। और जो पुराने डेटा होते जाएंगे, जो बहुत देर से CPU ने एक्सेस नहीं किया है, उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते जाते हैं, नए डेटा को यहां पर भरते जाते हैं जिसको CPU मांग रहा है। जिसको CPU अभी अभी एक्सेस किया है तो ये उम्मीद रहती है कि इसको फ्यूचर में CPU इसको फिर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो मोस्ट रिसेंटली जो डेटा CPU एक्सेस करता है उसी को हम लाकर कैश में रिप्लेस करते रहते हैं पुराने वाले से। तो कैश में हमेशा ताजा डेटा रहता है, नया डेटा रहता है जिसको CPU ने एक्सेस किया है, तो फ्यूचर में CPU को उसी डेटा को एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए CPU ज्यादा टाइम बचा पाता
है, मतलब हम सीपीयू का ज़्यादा टाइम बचा पाते हैं कैश की मदद से। कैश किसका बना होता है? एस रैम का। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। यहाँ पर ऊपर मैंने हार्ड डिस्क लिख रखा है क्योंकि मेन हम यहाँ हार्ड डिस्क की ही चर्चा करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है हम जान गए, जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और जहाँ से डेटा उठकर कहाँ आता है? रैम में। हमारे सारे एप्लीकेशंस, हमारे फाइल्स यहीं स्टोर रहते हैं ताकि जब हम कंप्यूटर बंद भी करें तो भी ये यहाँ पर सेव रहे। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे। फ्लॉपी ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। पेन ड्राइव आपका भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, जो भी परमानेंटली स्टोर करता है। एसडी कार्ड्स वो भी सेकेंडरी मेमोरी के एक एग्जाम्पल्स हैं। और हार्ड डिस्क तो है ही, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो एसएसडी हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। किस मामले में? स्पीड के मामले। कैसी स्पीड? डेटा ट्रांसफर की स्पीड। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब हार्ड डिस्क से 10 गुना, 15 गुना, कई बार 20-25 गुना फास्ट भी डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं हार्ड डिस्क से रैम तक, या हार्ड डिस्क से सीपीयू तक तो नहीं, हार्ड डिस्क से रैम तक। यानी कि आप उतनी फास्ट उससे डेटा एक्सेस कर पाएंगे, रीड राइट कर पाएंगे। एसएसडी फ्लैश को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं कई बार, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी का बना होता है। फ्लैश मेमोरी एक खास तरीके की मेमोरी है जिसमें कि डेटा बहुत दिनों तक स्टोर रहता है। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर्स के ही बने होते हैं, चिप पर बने होते हैं। तो एसएसडी के बारे में इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में मेन हार्ड डिस्क की। हालांकि अब एसएसडी ने हार्ड डिस्क का जगह ऑलमोस्ट ले लिया है, बट स्टिल हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा डिस्क होता है, देखो आप, उसके बीच में स्पिंडल लगा होता है जिस पर ये घूमता रहता है, राउंड मारता रहता है ना, जिसको आरपीएम कहते हैं, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो अलग अलग हार्ड डिस्क का आरपीएम भी अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा आरपीएम उतना फास्ट हार्ड डिस्क। और ऐसे तमाम प्लेट्स ऐसे तमाम डिस्क होते हैं एक के ऊपर। ये छोटा नहीं है एक्चुअली, मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ये बहुत सारे डिस्क ऐसे और बीच में स्पिंडल पर लगे रहते हैं। यानी कि डिस्क बीच में एक धुरी है, उसके चारों उस पर बहुत सारे डिस्क लगे हुए हैं, है ना। और ये स्पिंडल के साथ साथ ये सारे डिस्क घूमते रहते हैं। आप ऐसा मान के चलो कि एक डिस्क में डेटा स्टोर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, इस फिगर में देखो आप, ये एक डिस्क हुआ, ये दूसरा डिस्क, ये तीसरा, एक के नीचे एक लगा हुआ है। 3D टाइप का डायग्राम है और इसके बीच में एक स्पिंडल है। और इसमें क्या होता है? एक हेड होता है जिसे कहते हैं रीड राइट हेड। रीड राइट ऐसे हेड। ये हेड क्या करता है? ऐसे फिक्स होता है यहाँ पर, और इसी में इसके पास ऐसा एक पिन टाइप का होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। और ये इसके अंदर बाहर जा सकता है, इसके अंदर बाहर। और ये जो पिन है, यहीं पर मैग्नेटिक कुछ एलिमेंट लगा रहता है जो डेटा को राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है यहाँ पर डिस्क पर। तो ये डिस्क में यहाँ से इसका जो सेंटर है इसके पास तक चला जाता है, ये अंदर ही अंदर ऐसे घुस के यहाँ तक। यानी कि ऐसे बाहर अंदर बाहर मूव कर सकता है और अपने आप को पोजीशन कर पाता है। यहाँ डाटा राइट करना तो यहीं रुक जाएगा और डाटा राइट कर देगा, यहाँ डाटा राइट करना है तो यहीं रुक जाएगा और डाटा राइट कर देगा। और ये एक साथ ये तीनों पे लगे रहते हैं। मतलब अगर आप मान लो 3 डिस्क लगे हैं आपके हार्ड डिस्क में, तो ये इसमें 3 हेड भी रहेंगे, वो तीनों एक साथ इसके अंदर जाएंगे, तीनों एक साथ आएंगे। अब मान लो ये एक डिस्क है, एक डिस्क उसका ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल है यहाँ पर, ये सेंटर है इसका, इसके यहाँ पर स्पिंडल लगा होगा। अब इस स्पिंडल के चारों ओर देखो आप, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने रहते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, है ना। ऐसे ये जो राइटिंग पैड है इस पे एकदम से सर्कल नहीं बन रहा है, तो उसके लिए सॉरी। इस तरह के एकदम इक्वी डिस्टेंस ऐसे सर्कल्स बने रहते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, ये बने हैं लॉजिकली। तो ये जो आप देख रहे हैं एक पाथ टाइप का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रैक। ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। क्या कहते हैं? ट्रैक। ये मैं क्या समझा रहा हूं कि हार्ड डिस्क का जो डिस्क है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हार्ड डिस्क का एक लॉजिकल डिवीजन है ये, है ना। इसकी साइज फिक्स होती है, ये मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी, उतनी ही चौड़ाई इसमें, उतनी ही चौड़ाई इसकी। तो एक डिस्क में कितने ट्रैक होंगे ये भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा, है ना। बट इसको हम ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैक हुआ। अब आप देख रहे हैं कि रीड राइट जो हेड है वो अंदर बाहर ऐसे जाता है, मैंने पहले ही समझा चुका हूं।
तो यानी कि वो ट्रैक चेंज कर सकता है। एक ये पहला ट्रैक मान लें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो हेड हमारा पहले ट्रैक में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। यहां पर कंट्रोलर भी लगा होता है जो ये बताता है कि तीसरे ट्रैक पर जाना है, तो रीड राइट हेड जो है वो मूव करके तीसरे पर स्थिर हो जाएगा, और ये जो हमारा डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, तो रीड राइट हेड यहां पर आकर रुक जाएगा और यहां पे डेटा राइटिंग करनी शुरू करेगा। तो ये ट्रैक का कॉन्सेप्ट था। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी कि ट्रैक्स हमने बनाए दो सर्कल्स के बीच में, इसमें ऐसे भी डिवीजन होता है, देखो आप ऐसे, ये भी लॉजिकल डिवीजन है, ये आपको दिखेगा नहीं है ना, हार्ड डिस्क का कोई खोलकर आप डिस्क देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं, ये लॉजिकल डिवीजन है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा डिफाइंड है। अब आप इसमें देखिए हर ट्रैक में कितने सेक्शंस बन गए। हर ट्रैक, जैसे अगर हम इसी को एग्जांपल लें तो ये एक सेक्शन है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये 7 सेक्शंस है, और हर सेक्शन में ये देखो छोटे छोटे ये एरिया ऐसे मिल गए ना, ये देख रहे हो आप, ये एरिया मिल गया क्योंकि डेटा यहीं स्टोर होगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे एरियाज हमें मिल गए ना, इनको हम कहते हैं सेक्टर्स। यानी कि ये एक सेक्टर है, ये वाला देखो, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर, इस तरह तमाम सेक्टर्स आपको दिखने को मिल गए। हर ट्रैक में बहुत सारे सेक्टर मिल गए। देखो जैसे अगर हम इस बाहरी ट्रैक को 1 नंबर दें तो इसमें कितने हमें सेक्टर मिल जाएंगे। ये एक पहला ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8 सेक्टर हमें मिल गए एक ट्रैक में। उसी तरह दूसरे में मिलेंगे, उसी तरह तीसरे में मिलेंगे, और आप देख रहे होंगे कि सेक्टर की जो साइज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इंटरनल यानी कि अंदर वाले ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह साइज कम होता जा रहा है सेक्टर का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना कि हर सेक्टर में इक्वल नंबर ऑफ डेटा स्टोर होगा। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा और इसमें आते आते कम हो जाएगा, नहीं। इस सेक्टर में यानी कि सबसे इंटरनल सेक्टर, इस वाले में जितना डेटा स्टोर होगा उतना ही डेटा इस सेक्टर में भी स्टोर होगा। तो फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा स्टोरेज की डेंसिटी में, यानी कि बिट्स कितने पास पास स्टोर्ड है ना। ये इसलिए बनाया जाता है, इसलिए ये फिक्स किया गया है कि डेटा का जो क्षमता है हर सेक्टर का सेम होगा, ताकि इवनली हम डेटा को रीड राइट कर पाए, है ना। कभी कंफ्यूज मतलब बाद में प्रॉब्लम ना हो, हम इक्वली हर सेक्टर को डिवाइड करते हैं कि हर सेक्टर इक्वल है, उसको साइज के लेकर हम उसमें फेरबदल नहीं करते हैं, ताकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डेटा मूव करना हो तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सेक्टर समझ गए आप, ट्रैक समझ गए आप देख सकते हैं कि ट्रैक जो है ये सेंटर से लेकर आउटर सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उससे ट्रैक हम नापते हैं। और सेक्टर को हम कैसे नाप सकते हैं? एंगुलर डिस्टेंस नाप सकते हैं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच की जो दूरी है वो हम एंगल से नाप सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम यहां से एंगल शुरू करें तो ये पूरा राउंड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच की दूरी को हम किससे नाप सकते हैं? एंगल से। कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये इस सेक्टर की शुरुआत है और इस सेक्टर की अंत है, तो यहां पर कितना एंगल बना, यहां पर कितना एंगल बना, तो इस एंगल से इस एंगल के बीच ये सेक्टर हमारा है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क की बनावट है। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे 4 डिस्क रखे हुए, एक के नीचे एक रखे हुए हैं, और सब सेम साइज के हैं, सब में नंबर ऑफ ट्रैक्स सेम है, नंबर ऑफ सेक्टर्स सेम है। तो क्या होगा, ये मान लीजिए अगर मैं ये पहला दूसरा तीसरे ट्रैक की बात करूं तो इस तरह का ट्रैक इस डिस्क में तो है ही है, इसके नीचे वाले डिस्क में भी होगा, और इसके भी नीचे वाले डिस्क में होगा, और उसके भी नीचे वाले डिस्क में होगा सेम। यानी कि अगर हम केवल मैं इस वाले ट्रैक की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एक पाइप की तरह होगा। खाली इस ट्रैक की अगर आप देखें, इमेजिन करें कि इस तरह का जो खोखला ट्रैक है वो 4 लगे हुए हैं, एक के नीचे एक के नीचे, तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। इसे हम कहते हैं सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर, वहां कोई सिलेंडर बन नहीं रहा है, लेकिन लॉजिकली जब आप देखेंगे तो ट्रैक्स सेम नंबर का जो ट्रैक है वो हर डिस्क का जब एक अलाइनमेंट में आएगा, यानी कि अलाइनमेंट में तो रहता ही है, जब आप उसको एक अलाइन करके देखेंगे तो एक सिलेंडर नुमा डिजाइन आपको दिखेगा, है ना। यानी कि इस तरह का दिखेगा। ये पहला वाला डिस्क, मान लो इसमें 4 डिस्क है, ये दूसरा वाला डिस्क, और ये उस पहले वाले का ट्रैक, ये दूसरे वाले का ट्रैक, ये तीसरे वाले का ट्रैक, और ये चौथे वाले ट्रैक। देखो आप एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना,
मान लो ये तीसरा ट्रैक है सबका, तो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। समझ में आई बात? तो हार्ड डिस्क क्या करता है, देखो अगर, और आप देख रहे हैं कि मान लो ये 4 डिस्क है हमारे पास, तो रीड राइट हेड भी ऐसा ही होगा, यहां पर एक होगा पोजीशन, यहां पर पोजीशन होगा, एक यहां पर और एक यहां पर रीड राइटिंग कर रहा होगा, क्योंकि डाटा का जो रीडिंग और राइटिंग है वो हेड ही करेगा, हेड मूव कर रहा है इसके अंदर बाहर। और मान लो यहां पर पोजीशन है, तो क्या होता है जब हार्ड डिस्क में आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो इजीनेस के लिए, मतलब फास्ट एक्सेस के लिए, या एक साथ बहुत ज्यादा डेटा रीड राइट करने के लिए, जब हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करता है तो वो सिलेंडर के फॉर्म में करता है, यानी कि एक सिलिंड्रिकल मोड में डेटा स्टोर करता है। मान लो आप उसने कुछ डेटा यहां लिख दिया इस सेम सिलेंडर में, कुछ डेटा यहां लिख दिया, कुछ यहां कुछ यहां, तो क्या होगा जब आप बाद में रीड करने जाओगे तो एक ही साथ वो पूरे डेटा को कुछ यहां से यहां से यहां से यहां से और मिलाकर आपको दे देगा, डेटा एक ही बार में आपको मिल गया। लेकिन मान लो अगर ये अलग अलग ट्रैक पर होते तो क्या होता, पहले इस वाले ट्रैक से थोड़ा डेटा रीड करता, फिर इस वाले ट्रैक पर हेड को मूव करना होता, और हेड मूव करने में टाइम लगेगा, लेटेंसी बढ़ेगी, आपको थोड़ी देर बाद मतलब डेटा मिलने में थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हेड पहले यहां से डेटा रीड करेगा, फिर यहां से रीड करेगा, फिर दोनों को मिलाएगा, फिर आपको देगा। इसलिए क्या होता है कि जो डेटा है वो पैरेलली स्टोर होता है सेम सिलिंड्रिकल मोड में, ताकि रीडिंग और राइटिंग दोनों जल्दी हो पाए। क्योंकि अगर वो एक ही ट्रैक में रीडिंग या राइटिंग कर रहा है, मान लो राइटिंग कर रहा है, तो देखो आप एक साथ चारों हेड काम कर रहे हैं, मतलब पैरेलल काम हो रहा है। जहां 1 गुना काम होता है वहां आप 4 गुना काम हो रहा है, तो रीडिंग और राइटिंग की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। इसलिए डेटा का जो रीडिंग और राइटिंग है वो हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, बट एग्जाम्स में इतना समझा को नहीं पूछेगा, बट इंटरव्यू में जब कभी आप चर्चा कर रहे हैं इस सब में तो ये सब बातें आती हैं, तो आप ये मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क में डेटा को रीड राइट करने में जो एक्सेस टाइम है वो कहां पे फर्क लाता है। जो हमारा हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है, यानी कि डिस्क एक्सेस टाइम होता है, वो डिस्क एक्सेस टाइम ये किस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो एक्सेस टाइम पे, ये जो एक्सेस है इसका मीनिंग होता है कि पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक एक्सेस होता है ECCESS, वो होता है, उसका मतलब होता है कि अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, उसको एक्सेस कहते हैं, वो ई से शुरू होता है, स्पेलिंग सेम, बस एक ही जगह ई रहता है। और इसका दूसरा जो अंग है डिस्क एक्सेस टाइम का, वो है ट्रांसफर रेट या डेटा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो ये जो डेटा ट्रांसफर टाइम है ये तो ऑलमोस्ट फिक्स है कि कितनी स्पीड से कितना बैंडविड्थ है, कितनी तरह कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो डेटा एक बार मिलने के बाद आपको ट्रांसफर कितने देर में हार्ड डिस्क के रैम तक होता है, ये फिक्स होता है ऑलमोस्ट। और ये भी फिक्स ही है, बट एक्सेस टाइम को और तोड़कर हम देखते हैं। इस एक्सेस टाइम का मीनिंग क्या है पहले आप समझिए, कि जैसे ही हार्ड डिस्क को कोई इंफॉर्मेशन आया या कोई कंट्रोल सिग्नल आया या कोई कमांड आया कि ये डेटा चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई कमांड आया हार्ड डिस्क के पास, तो हार्ड डिस्क के पास कमांड आने के बाद कितने समय के बाद वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी होता है, रेडी, तो उस रेडी होने तक के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। इतने देर में वो रेडी होता है। रेडी क्यों होता है? क्योंकि हार्ड डिस्क में मूवेबल आइटम्स लगे हुए, मूवेबल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, डिस्क मूव कर रहा है, रीड राइट हेड को आगे पीछे एडजस्ट होना है, ट्रैक पर, सेक्टर पर, है ना। और क्योंकि डेटा जो राइट होता है या रीड होता है वो सेक्टर में होता है, ट्रैक पर नहीं होता है। खाली ट्रैक से काम नहीं चलेगा, पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना पड़ेगा। तो पहले रीड राइट हेड को मूव होना है, मूव होकर एकदम एग्जैक्ट ट्रैक पर जाना है कि किस ट्रैक में डेटा, और उस ट्रैक के कौन से सेक्टर में जाना है। तो सेक्टर कैसे होगा कि वो जो डिस्क रोटेट कर रहा है, वो जब रोटेट करते हुए रीड राइट हेड के एकदम सामने वो सेक्टर आएगा, तब वो डेटा रीड कर पाएगा। उस तरह उस समय के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं। पहला सीक टाइम, TS नाम देते हैं इसको, सीक टाइम। दूसरा रोटेशनल लेटेंसी, इसको TR भी कहा जाता है। तीसरा कमांड प्रोसेसिंग टाइम, और चौथा सेटल टाइम। देखो आप इन सबको थोड़ा एक साथ पहले आप समझ लीजिए। सीक टाइम किसको कहते हैं? TS जो है ये पहला है सीक टाइम। सीक टाइम कई बार पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए सीक टाइम क्या होता है। रीड राइट हेड को पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने का जो टाइम है उसे सीक टाइम कहते हैं। समझ गए आप? ट्रैक का चुनना, किस ट्रैक पे, यानी कि किस सिलेंडर में डेटा लिखा हुआ है। ट्रैक का मतलब आप समझ गए, सिलेंडर और ट्रैक। ट्रैक एक डिस्क पर वो ट्रैक है, जब एक साथ बहुत सारे डिस्क एक साथ स्टैक में लगे हुए हैं, और जब हम उन सभी ट्रैक को एक साथ देखें तो सिलेंडर के फॉर्म में दिखेगा। तो पर्टिकुलर सिलेंडर तक पहुंचने में रीड राइट हेड को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं सीक टाइम। फिर
जो TR है दूसरा, उसे कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ये क्या है? लेटेंसी का मतलब होता है देरी, है ना। तो रोटेशनल लेटेंसी किसको कहते हैं? TR से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रीड राइट हेड पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच गया तो डिस्क के मूव होने तक का वो वेट करता है ताकि वो पर्टिकुलर सेक्टर तक रीड राइट हेड आए। यानी कि सेक्टर मूव करते करते, रीड राइट हेड तो मूव कर नहीं रहा सर्कुलरली, वो तो फिक्स है, वो केवल अंदर बाहर मूव करता है। लेकिन जब जैसे ही वो ट्रैक पर आ गया, अब वो जो पर्टिकुलर जिस सेक्टर से उसको रीड राइट करना है वो रोटेट होते हुए, चूंकि डिस्क रोटेट हो रही है, रोटेट होते हुए जैसे ही वो रीड राइट हेड के पास आएगी तब तक के टाइम को हम रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टाइम है उसे कहते हैं कमांड प्रोसेसिंग टाइम। ये किस तरह का टाइम है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड आया किसके पास, हार्ड डिस्क के पास, कि ये डेटा हमें चाहिए, तो कमांड आने के बाद ये अपने पूरे, चूंकि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स मूविंग है, रीड राइट हेड है, हार्ड डिस्क है, डिस्क मूव कर रहा है और स्पिंडल है, कितनी स्पीड से मूव करना है, इन सब चीजों को एडजस्ट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं कमांड प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, इसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है सेटल टाइम। सेटल टाइम क्या है? TS। इसे कहते हैं, ये कैसा, देखो आप, जब रीड राइट हेड मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो इसमें कंपन, वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो लेकिन जब तक ये वाइब्रेट कर रहा है तब तक आप रीडिंग राइटिंग कर नहीं सकते, उसको स्टेबल होना पड़ेगा। रीड राइट हेड एकदम स्टेबल होगा तभी वो रीडिंग राइटिंग करेगा। तो मूव होकर ट्रैक तक पहुंचकर सेक्टर को ढूंढ लेने के बाद जितना टाइम ये अपने आप को स्टेबल करने में लेता है उसे सेटल टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस टाइम इन चार चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन एग्जाम में आपको इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक टाइम से और रोटेशनल लेटेंसी। तो आप इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दें, बट इन बाकी दोनों को भी ध्यान में रखें। ये सब भी जो हैं ये इफेक्ट डालते हैं किसमें? एक्सेस टाइम में। और एक्सेस टाइम के बाद जब इतने टाइम लगने के बाद जो आपका हार्ड डिस्क है वो अब रेडी होता है डेटा को ट्रांसफर करने के। अब यहां पर बारी आती है कि उस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है रीडिंग राइटिंग की, कितने बिट्स, कितने बाइट्स पर सेकेंड वो रीड राइट कर पाता है, उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। तो जितना ज्यादा आप डेटा मांग रहे हैं, मान लो 1 GB डेटा या 500 GB डेटा आप मांगा अपने हार्ड डिस्क से, तो इतना टाइम, एक्सेस टाइम तो फिक्स है, इतना लगने के बाद अब 500 GB डेटा अगर वो मान लो 100 किलोबाइट्स पर सेकेंड दे रहा है, तो आप इसको 500 GB से डिवाइड कर लो, कितना सेकेंड लगेगा उतना सेकेंड आप जोड़ लो, तो इतने सेकेंड में आपका डेटा पूरा कहां आ जाएगा, आप कॉपी कर सकते हो, ले सकते हो उससे। तो ये था पूरा, इसे क्या कहते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं कैसे निकालते हैं, तो उस सब पे हमें नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिस्क शेड्यूलिंग। क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जब कंप्यूटर रन कर रहा होता है, तो हम हार्ड डिस्क से हर कभी कुछ ना कुछ डेटा मांगते ही रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से हमें अक्सर काम पड़ता रहता है, सीपीयू को भले ना पड़े, क्योंकि सीपीयू को इनडायरेक्टली काम पड़ता है हार्ड डिस्क से, लेकिन हमें हार्ड डिस्क से ही काम रहता है ज्यादातर, क्योंकि हम रैम को एक्सेस कर नहीं पाते। तो हार्ड डिस्क से हमने कोई फाइल खोला, कोई एप्लीकेशन चलाया, इससे क्या होता है कि हार्ड डिस्क के पास बार बार कमांड जा रहा है कि ये डेटा मुझे दो, ये डेटा मुझे दो। आपने तो बस क्लिक कर दिया, लेकिन उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको वो चीज देने के लिए हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ता है, उसको कमांड देना पड़ता है कि ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा। अभी एक ही सेकंड में तमाम कमांड्स मिल गए सीपीयू के पास, हार्ड डिस्क को। और अभी भी हमने देखा कि हार्ड डिस्क को कमांड मिलने के बाद वो क्या करता है, फिर अपने आप को एडजस्ट करता है, एक्सेस टाइम, ये सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी सब होती है। तो अब मान लो आपने, और आप ये भी जान गए हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो सिलेंडर वाइज कॉपी और रीड राइट करने की कोशिश करता है, इससे उसको आसानी हो जाती है, पैरेलल काम चलता है। तो सिलेंडर वाइज आप वो रीड राइटिंग होगी। मान लो आपके हार्ड डिस्क में कुछ सिलेंडर कुछ सिलेंडर फिक्स्ड हैं, जैसे 1000 सिलेंडर्स बने हुए हैं, यानी कि 1000 ट्रैक्स बने हैं। अब आप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसने हार्ड डिस्क को कमांड दिया कि मुझे ये सिलेंडर से भी डेटा दो, इस सिलेंडर से भी, इस सिलेंडर से भी, तमाम उसके पास 10-15 रिक्वेस्ट आ गए। अब हार्ड डिस्क कौन से सिलेंडर के डेटा को पहले भेजे और किसको प्रायोरिटी दे, इसको मतलब किस सिलेंडर के डेटा, मान लो उसके पास 10 रिक्वेस्ट आ गए एक ही साथ, तो उन 10 रिक्वेस्ट में से वो किसको पहले दे, यानी कि किस क्रम को चुने ताकि वो
इफिशिएंटली, एकदम फास्ट और एकदम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करा पाए, इस रूल को या इस टेक्निक को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। किस मेथड के थ्रू वो चुने कि कौन से सिलेंडर को पहले सर्व करना है, किस रिक्वेस्ट को पहले सर्व करना है, इसे हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टेक्निक हैं। जैसे इसमें जो सबसे आसान है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी तक आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप बस अभी सुनते रहें, सुनने से ही आपको समझ में आएगा। तो सुनते रहें, अभी मैं इसके आगे एक एग्जांपल भी दूंगा। तो हमने ये देखा कि जब एक हार्ड डिस्क के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए अलग अलग सिलेंडर से डेटा एक्सेस करने के लिए, तो उन 10 मान लो 10 रिक्वेस्ट आए, तो उन 10 में से किसको चुने, किस क्रम में सर्व करना शुरू करे। तो वो क्रम अगर वो डिफरेंटली यूज करता है, डिफरेंटली चूज करता है किस रिक्वेस्ट को पहले सर्व करें, इसको अगर क्रम अगर वो बदल देता है, तो उसके एक्सेस टाइम पे भी फर्क पड़ेगा। यानी कि सारे 10 रिक्वेस्ट को जब वो फुलफिल कर चुका होगा तो उसमें कितना टाइम लगा वो बदलेगा अलग अलग रूल्स के मुताबिक। इसी को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। तो उसमें जो पहला शेड्यूलिंग मेथड है वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि जो रिक्वेस्ट पहले आया पहले उसको आप सर्व कीजिए, यानी कि पहले उसको आप एक्सेस करिए, डेटा दीजिए। तो ये तो सबसे सिंपल हो गया, जो पहले आया उसको पहले सर्व करो। दूसरा है SSTF, इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसका नाम से आप समझ में होंगे। सीक टाइम क्या होता है? सिलेंडर को ढूंढने का जो टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। तो आपके पास सिलेंडर रिक्वेस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आया है, तो आप क्या करते हैं, इस वाले अगर शेड्यूलिंग को यूज किया जाए तो हार्ड डिस्क क्या करेगा, 10 रिक्वेस्ट में से पहले देखेगा कि अभी वो जहां है, यानी कि अभी जहां पर जिस ट्रैक पर जिस सिलेंडर पर उसका हेड है उससे सबसे करीब का जो सिलेंडर रिक्वेस्ट है वो कौन है, पहले उसको सर्व करेगा। अब वो जहां पहुंच गया उससे सबसे करीब कौन है, फिर उसको सर्व करेगा। इस तरह वो रिक्वेस्ट में से उनको छांटेगा जो अभी के उसके पोजीशन से करीब है। इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसके अलावा तीसरा क्या है? स्कैन। एक स्कैन भी डिस्क शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि स्कैन में क्या होता है कि जहां उसका हेड है, किसका, सीपीयू हार्ड डिस्क का, उस हेड जिस भी सिलेंडर जिस भी ट्रैक पर उसका हेड है वहां से वो जो पहला रिक्वेस्ट उसको मिला उस तरफ चलने लगेगा और फिर वो चलते जाएगा, उसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। यानी कि अगर उसको पहला रिक्वेस्ट, जैसे अभी मान लो वो 100 नंबर के ट्रैक पर है और उसको पहला रिक्वेस्ट मिला है 80, तो वो 100 से कम की तरफ जाते रहेगा और अब वो इधर ही जाता रहेगा कहां तक? 0 तक। और 0 से फिर शुरू करेगा कहां तक? फिर इधर मान लो 1000 है तो 999 रहा होगा तो 999 तक जाएगा। फिर ये यहां से स्कैन ऐसे शुरू करेगा, तो रास्ते में जो रिक्वेस्ट आते रहेंगे उनको वो सर्व करता रहेगा। इसे कहते हैं स्कैन। ठीक है। चौथा क्या है? लुक भी सेम है, किसके जैसा? स्कैन के जैसा। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो टोटल हेड की संख्या कितनी है, टोटल सिलेंडर्स कितने? 1000। तो 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 999 तक। लेकिन जो रिक्वेस्ट आए हैं उसको ऐसे आए हैं 80, फिर 50, फिर 120, फिर 4, 5, 7। तो क्या करेगा स्कैन के केस में? क्या होगा, पहले ये 100 पर शुरू में हेड था मान लो, तो पहला वाला 80 है तो पहले 80 की तरफ जाएगा। मान लो 80 यहां मिल गया, 80 को रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, फिर ये लेकिन इधर ही जाएगा कहां तक? 0 तक, 0 वाले पोजीशन पे गया। अब ये इधर, चूंकि इसके पास और भी रिक्वेस्ट है, इधर ही 80 के बाद ये 50 को भी फुलफिल कर देगा ऑफकोर्स। फिर 120, तो अभी क्या करेगा, इधर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इधर रास्ते में 100 के बाद इधर 120 को सर्व करेगा, फिर इधर कहीं 447 को सर्व करेगा। लेकिन यहां पे सर्व करने के बाद ये रुकेगा नहीं, कहां तक जाएगा? 999 तक। और 999 के बाद फिर ये रिवर्स मारेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां के बाद यहां तक जो ये मूव हुआ, यानी कि सीक टाइम इसका जो है बर्बाद गया, यहां से यहां तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो लुक इसी को बचाता है। लुक क्या करता है कि जो लास्ट रिक्वेस्ट आई है उसके बाद ही ये स्कैन शुरू कर दे, इसके बाद ही लौटना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं क्या? लुक। और इसी का एक और है 5वां, सी स्कैन, काउंटर स्कैन। और छठा है काउंटर लुक। बस इतना ही हमें देखना है। तो काउंटर वाले में क्या होता है, देखो आप, सी स्कैन में क्या हुआ, ये यहां से यहां गया और यहां चला गया, ऐसे जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा
मान लो ये जो स्कैन है ये इधर शुरू हुआ था, इस तरफ नहीं जा रहा था, हाई की तरफ जा रहा था। हाई तरफ जाते जाते जैसे ही ये अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो अब ये रिवर्स नहीं जाएगा, अब ये फिर जीरो से शुरू होगा, यानी कि यहाँ से बिना सर्व किए ये जीरो पर आएगा, किसी को रास्ते में सर्व नहीं करेगा। यहाँ से आकर फिर ये इसी रास्ते में जाएगी, यानी कि सी स्कैन में हमेशा जो सर्विंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लोअर से हायर डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी सर्विंग नहीं होगी। उसी तरह लूप का भी, सी लूप भी सेम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हायर डायरेक्शन में सर्विंग होगी, लेकिन ये लास्ट तक नहीं जाएगा, जहां तक हायर रिक्वेस्ट है वहीं तक जाकर यहीं से ये पहले जीरो पर आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा। इसे कहते हैं सी लूप, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो आप इस एग्जाम्पल को देखो, कह रहा है कि एक डिस्क क्यू है जिसमें कि रिक्वेस्ट आया है इनपुट आउटपुट ब्लॉक के लिए सिलेंडर्स के कितने, ये रिक्वेस्ट आए हैं 98 सिलेंडर, 183 सिलेंडर, 41, ऐसे ये इतने रिक्वेस्ट आ गए इनके पास, 8 रिक्वेस्ट हैं। और कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब कह रहा है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है। देखो अब शुरू में इनिशियली सिलेंडर का जो हेड है वो कहाँ है, 53 सिलेंडर पर है ना। तो सिलेंडर आर नंबर फ्रॉम 0 to 190, जिसमें टोटल कितने 200 सिलेंडर हैं, 0 से 199। अब कह रहा है कि आप बताइए टोटल कितने हेड मूवमेंट करने पड़ेंगे इस पूरे इतने से यहाँ से यहाँ तक के रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में। तो आप एग्जांपल देखिए, शुरू में कहाँ है 53 पर है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना, 53 पर हेड है। अब इतने रिक्वेस्ट हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, FCFS, यानी कि फर्स्ट कम। पहले कौन आया 98, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, देखो यहाँ से सीधे गया 98 को सॉल्व किया, देखा आपको। फिर उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट कौन है 183, तो ये यहीं से ये आगे बढ़ गया, 183 को सर्व किया। उसके बाद कौन है 41, तो ये यहाँ से सीधे यहाँ से यहाँ आया 41 पर, इसको सर्व किया। फिर 122, इसी तरह आप देखिए 122 को, फिर उसके बाद 14 को, फिर 124 को, फिर 65 को, फिर 67 को, ये सारे रिक्वेस्ट उसने इससे फुलफिल किए। तो हेड मूवमेंट कितने होंगे आप देखिए, सीक टाइम कितना होगा। देखो पहला वाला शुरू में 53 पे था, लेकिन उसको जाना कहाँ पर है 98 पर, तो 98 में से 53 घटाइए, इतने हेड यानी कि 45 हेड मूवमेंट करने पड़े उसको। उसी तरह जो दूसरा ये था कहाँ पर 98 पर, उसके बाद वो कहाँ गया 183 पर, तो इन दोनों के बीच कितने हेड मूवमेंट हुए 183 माइनस 98। फिर 183 के बाद वो कहाँ गया था 41 पर, तो इन दोनों के बीच कितने हेड मूवमेंट हुए, इसको घटा दीजिए। यहाँ के बाद कहाँ गया, यहाँ, इन दोनों में से घटा दीजिए। देखो आप ये सारे को घटाते गए हम, और जो जो वैल्यूज आई उसको जोड़ दिया हमने, यानी कि 632 मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स करने पड़ेंगे इन सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे हार्ड डिस्क को। अब अगर यहाँ पर स्कैन यूज हुआ होता तो क्या होता है, स्कैन यूज हुआ तो क्या होता, यहाँ 53 में शुरू पे था ही, ये इधर जाते रहता और इधर के सभी को पहले ही वो इसी क्रम में यहाँ से कहाँ था 199 तक। और देखो आप सबसे पहले क्या करता, वो 53 के बाद उसको कौन मिलता है यहाँ पर 65, तो पहले वो 65 को सर्व करता, फिर 67 को सर्व करता। उसके बाद इस रास्ते में उसको कौन मिल रहा है 98, इसको सर्व करता। फिर उसको कौन मिल रहा है 124 to 2, तो पहले इसको भी सर्व करता। फिर कौन मिल रहा है 124, इसको सर्व करता। फिर कौन मिल रहा है 183, फिर इसको सर्व करता। और इसके बाद वो कहाँ जाता 199 पर। फिर यहाँ से ये क्या होता है, ये रिवर्स मारता। रिवर्स आते समय अब कौन गए, केवल 53 से कम वाले बच गए होंगे। देखो आप केवल 41 बचा होगा और 14 बचा होगा, बाकी सबको उसने सर्व कर दिया। तो यहाँ से सीधे कहाँ पे आएगा 41 पे, यहाँ आता और फिर उसके बाद कहाँ चला जाता 14 पर। ऐसे वो सर्व करता है, किसमें, स्कैन के केस में, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे निकालते टोटल नंबर ऑफ हेड्स, इन दोनों को घटाते, फिर इन दोनों को घटाते, फिर इन दोनों को घटाते, इन दोनों को घटाते, इन दोनों को घटाते, इनको घटाते, इन दोनों को घटाते, फिर इसको और इसको घटाते ऐसे, और फिर इन दोनों को घटाते और सभी को जोड़ देते, जितने हेड्स आते वो हमारे टोटल हेड्स मूवमेंट हो जाते। तो ये स्कैन है। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको समझा दिए, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन या FCFS ही आता है तो आप उसको देख लेना। हाँ, अगर SSTF आता, शेड्यूलिंग SSTF, तो आप क्या करते, पहले आप 53 से देखेंगे कि सबसे नज़दीक कौन है। आप देखेंगे कि 53 से, चूंकि स्टार्टिंग में 53 पर है, आप देखेंगे कि सबसे नज़दीक कौन है 53 के। तो 53 जब आप सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 41 सबसे करीब है, तो पहले ये 41 को सर्व करेगा। अब आप देखिए कि 41 से सबसे करीब कौन है, तो फिर आपको ये 14 मिलेगा। तो आप पहले क्या करेंगे 14 को सर्व करेंगे, 14 को सॉरी यहाँ पे। फिर 14 से सबसे करीब कौन है, तो आपको मिलेगा कौन, पहले 65, तो आप फिर यहाँ से जाएंगे 65 पर। इस तरह से आप SSTF के टर्म में
सर्विंग करेंगे, है ना। उस केस में भी फिर वही है, जो जिस तरह पहले आप वो बना लो कि इसके बाद किसको हमने सर्व किया, और हर क्रम वाले 2 को आप घटाते जाओ, घटा के जोड़ दो, वो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ हेड्स मूवमेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। ये किस टाइप का एक नया टर्म आया, वर्चुअल मेमोरी। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, और आपके पास क्या है, एक रैम, और इस रैम को कौन जानता है, सीपीयू। यानी कि सीपीयू को कुछ भी चाहिए तो कहाँ जाएगा, रैम के पास। अब आपको पता है कि रैम का साइज फिक्स होता है, लगभग 4 GB, 8 GB। फिक्स का मतलब छोटा होता है थोड़ा, ये कई बार 16 GB, 12 GB ऐसे लगे रहते हैं अच्छे सिस्टम्स में। तो मान लो आपको 50 GB का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन आपका रैम अगर ज़्यादा भी लगाया है आपने तो 16 GB है आपके पास। या आप ऐसा कह सकते हैं जैसे 8 GB का रैम एक नॉर्मल हम लेते हैं, नॉर्मली 8 GB का रैम आजकल होने लगा है। तो मान लो आप 10 एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, और हर एप्लीकेशन, फिर इस एग्जांपल के लिए इसको इवन मान लेते हैं, हर एप्लीकेशन 2 GB डेटा चाहिए इसको। अब आप अगर जोड़ें तो 10 एप्लीकेशन 2-2 GB डेटा लेगा रैम में, तो कितना हो गया टोटल, 20 GB। 20 GB रैम चाहिए। उसके अलावा रैम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल्स रैम में हमेशा स्टे करते रहते हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो वो रैम में चाहिए। तो कुछ एरिया रैम का भरा रहता है पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण, तो कुछ तो चला गया। इसके अलावा अगर वो पूरी तरह खाली मान ले हम, फिर भी आपको 20 GB डेटा चाहिए, जबकि आपका रैम केवल 8 GB है। तो इस केस में आपका जो प्रोग्राम है या आपके जो सारे एप्लीकेशंस हैं वो कैसे रन करते हैं, कैसे एक साथ रन होते हैं, जबकि रैम में उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए है नहीं। फिर भी आपने देखा होगा आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रहे होते हैं। उसके पीछे की कहानी है वर्चुअल मेमोरी। क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल मेमोरी में। उसमें ये कहा गया कि हार्ड डिस्क जो आपका है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वो स्लो है और वो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो क्या कहा गया, उन्होंने कहा वर्चुअल मेमोरी के डिज़ाइनर्स ने, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये वर्चुअल मेमोरी, उन्होंने कहा कि हम रैम का एक नाम है, रैम को फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। फिजिकल मेमोरी ये रैम का ही नाम है। ठीक है, फिजिकल मेमोरी टर्म रैम के लिए कब आया, वो वर्चुअल मेमोरी के इंट्रोडक्शन के बाद आया। क्या हुआ, इन्होंने कहा वर्चुअल मेमोरी के डिज़ाइनर्स ने कि हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में या एसएसडी में हम एक एरिया बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल मेमोरी। क्या कहेंगे, लॉजिकल मेमोरी। यानी कि ये केवल लॉजिकल है, ये फिजिकली नहीं है, लॉजिकल है। केवल ये हमने ऐसा भ्रम बनाया, मतलब डिजाइनर्स ने इस कॉन्सेप्ट को बनाने वालों ने एक भ्रम बनाया, लॉजिकली बस ये एग्जिस्ट करता है, इसी का नाम दिया वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ये वर्चुअल है, बस ऐसा लग रहा है कि ये मेमोरी है, जबकि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड है वहीं पर हमने क्या किया, एक एरिया बना दिया, एक हमने उसी को क्या बोला, वर्चुअल मेमोरी। अब मान लो हमारा एप्लीकेशन 50 GB का है, तो हार्ड डिस्क का ये 50 GB पूरी का पूरा, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या यूँ कहें हमारे सीपीयू को ऐसा लगता है कि ये पूरा 50 GB ही रैम है। समझ रहे हो बात आप, रैम हमारा कितने का जीबी का था, 8 GB या 16 GB का। लेकिन वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बाद ये इस पूरे एरिया को, ये जितने में ये प्रोग्राम स्टोर है, इसी को हमने पूरा रैम बना नहीं दिया, रैम की तरह रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि इसको सीपीयू को लग रहा है कि यही रैम है। तो ये है नहीं रैम, लेकिन इसको लग रहा है इसको सीपीयू को, इस कारण इसका नाम क्या है, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, या लॉजिकल मेमोरी। तो ये वर्चुअल या लॉजिकल जब हमने टर्म यूज किया तो फिर हम रैम को क्या बोलें, तो रैम फिजिकल मेमोरी है। एक्चुअली में डेटा यहाँ रहता है, क्योंकि सीपीयू को आपको मालूम है, डेटा सीपीयू को लेने के लिए रैम के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन रैम सीपीयू को लग रहा होता है कि हमारा रैम यहाँ है, जबकि हम यहाँ से डेटा डायरेक्ट सीपीयू को नहीं दे सकते, वो स्पीड हम नहीं दे पाएंगे। हमको डेटा देना कहाँ से, रैम से ही। और ये बीच में इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो आप, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, वर्चुअल मेमोरी की मदद से।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को एक भ्रम दिया कि ये जितना भी बड़ा हम आपका प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो पूरा का पूरा ही क्या है, रैम है। तो सीपीयू को लगा कि ये पूरा रैम है। सीपीयू फिर घबराता नहीं, वो पूरी तरह अपने आप से वो उसको जब जैसा डेटा चाहिए, जिस एड्रेस का डेटा चाहिए, वो एड्रेस जनरेट करता है कि मुझे इस एड्रेस से डेटा चाहिए, इसी को रैम समझकर। लेकिन रैम एक्चुअली में जो आपका मेमोरी, आपका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर कर रहा है, रैम में। तो जो सीपीयू वर्चुअल मेमोरी के केस में जो एड्रेस जनरेट करता है उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ये वो कहाँ का एड्रेस जनरेट करता है, यहाँ का। इसको रैम मानकर जो आपका वर्चुअल मेमोरी है, जो कि हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करता है वर्चुअली, उसको रैम मानकर ये एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू डेटा के लिए, उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लेकिन हमारा डेटा एक्चुअली में कहाँ है, फिजिकल मेमोरी में, यानी कि रैम में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस को फिर एक ट्रांसलेशन मेथड से वर्ड फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस में। और फिर इस फिजिकल एड्रेस पर जाकर यहाँ से डेटा उठाकर कहाँ दिया जाता है, सीपीयू को। तो सीपीयू को लगता है कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आई? यानी कि काम पहले की जैसा ही हो रहा है, बस हम सीपीयू को ये एक भ्रम देते हैं कि हमारे पास बहुत इनफ रैम है, तुम एड्रेस जनरेट करते जाओ, घबराओ नहीं। समझ में आई बात? तो इस कारण क्या हुआ कि हमारे छोटे रैम में भी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस या इससे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर चूंकि हमें डेटा तो रैम में ही रखना है, रैम से ही सीपीयू को देना है, तो फिर इतने बड़े ये 50 जीबी के डेटा को हम यहाँ लाएंगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल मेमोरी स्पेस। ठीक है। और हमारे पास इधर क्या है, रैम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल मेमोरी या फिजिकल स्पेस या फिजिकल मेमोरी स्पेस। ठीक है। मैं सीपीयू को बीच में सुविधा के लिए समझने के लिए हटा रहा हूं। सीपीयू है ना, सीपीयू ही सारा काम कर रहा है। अब आपको मालूम है, मान लो ये आपके किसी एक प्रोग्राम का वर्चुअल स्पेस है या वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पर उसके सारे फाइल्स रखे हुए हैं। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि उसका पूरा डेटा ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा उसका यहाँ पर डेटा होगा। अब हम क्या करेंगे, रैम हमारा छोटा है और रैम में दूसरे और एप्लीकेशंस भी रखे हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे वर्चुअल मेमोरी स्पेस को एक खास एक एक डेटा ना करके हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, कुछ मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक एक बाइट ना करके हम इसको कुछ बाइट्स का ग्रुप बना देंगे, बंच बना देंगे। ठीक है। उसको हम नाम देंगे क्या, पेज। यानी कि मान लो हमारा पूरा डेटा 50 जीबी का था, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 केबी का, मान लो 10 केबी के पैकेजेस में बांट देंगे। मतलब 10 केबी के ग्रुप्स में बांट देंगे पूरे इसके डेटा को। और ये जो 10 केबी का एक डेटा बना, एक डेटा ब्लॉक बना, एक ग्रुप बना, उसे हम कहेंगे, क्या नाम देंगे, पेज। ठीक है। यानी कि हमारा जो वर्चुअल मेमोरी स्पेस था, अब ये पेजेस में बट गया। ऐसे तमाम पेजेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए। कितने, 10 केबी के, जितने भी बने, नंबर कितने भी हो सकते हैं, नंबर डजंट मैटर। लेकिन ये साइज, कितने साइज का पेज बनाना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है। ऑप्टिमल लेता है, जिससे कि हमारा प्रोसेस बिगड़े नहीं, हमारा काम आसान हो। ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस हो गए। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इनमें से किसी एक डेटा का एड्रेस जनरेट करेगा। हम क्या करेंगे, तो हमारा और आपका जो ये रैम है, रैम में भी इसी तरह बाइट्स है ना, इसको भी क्या करेंगे, रैम के भी लोकेशंस को हम पेजेस में बांट देंगे। यानी कि हम ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया, ऐसे ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ऐसे करके चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन गया। अब ये एक एक बाइट ना रह करके, एक एक वर्ड ना रह करके अब ग्रुप बन गया। ये ग्रुप का भी साइज सेम होगा, जो पेज साइज है वर्चुअल मेमोरी में, वही साइज यहाँ पर रैम में भी रहेगा। लेकिन रैम में जो हमने ये ग्रुपिंग की, मेमोरी की एक साथ इकट्ठा, इसको हम फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम। तो वही सेम चीज जब आप ग्रुपिंग मेमोरी की करते हैं, तो रैम में वो फिजिकल मेमोरी में क्या कहलाता है, फ्रेम, जबकि लॉजिकल मेमोरी में वो क्या कहलाता है, पेज। ठीक है। अब मान लो सीपीयू ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया एक डेटा का, जो कि इस पेज में एग्जिस्ट करता है। तो वर्चुअल मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये डेटा सीपीयू को चाहिए और ये डेटा फिर कहाँ होना चाहिए, रैम में, तभी हम सीपीयू को दे पाएंगे। तो
क्या करेगा, इस डेटा की जगह ये पूरा का पूरा पेज ही यहाँ से उठकर आएगा और कहाँ चला जाएगा, रैम के किसी खाली पेज में जो ब्लैंक होगा, जो पहले से ऑक्यूपाइड नहीं, वहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा और हम यहाँ से इस डेटा को दे देंगे। पूरा पेज लाने से क्या फायदा होता है हमारा, क्योंकि इस पेज में खाली वही डेटा ना होकर के इसके आसपास वाले भी डेटा हैं कुछ, तो ऐसा संभावना ज़्यादा है कि सीपीयू ने अगर इस डेटा को एक्सेस किया है तो उसके बाद वाले को हो सकता है एक्सेस करे, या उसके कुछ पहले वाले को हो सकता है एक्सेस करे। तो हम इस पेज को लाने से हम एक तरीके से कैश का भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो इसके आसपास का कोई डेटा सीपीयू नेक्स्ट जनरेट करने वाला है उसका एड्रेस, तो हम यहीं से उसको दे पाएंगे, हमें फिर से हार्ड डिस्क तक यानी कि वर्चुअल स्पेस तक नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वर्चुअल स्पेस से फिजिकल स्पेस में इस पेज को लाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क स्लोअर है रैम के मुकाबले। लेकिन एक बार ये रैम में आ गया, अब इसके आसपास के जो डेटा हैं वो अगर सीपीयू मांगेगा तो हम बिना वर्चुअल स्पेस में जाए रैम से ही दे पाएंगे। और जाहिर सी बात है बीच में कैश भी लगा है, अगर कैश में वो डेटा है तो कैश से ही दे पाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो एक कंडीशन ऐसा है कि ये आपका रैम है और इसमें सारे इसके पेजेस भरे हुए हैं पूरे, और सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जो कि इस पेज का है। अब इसमें पेजेस भरे हुए, मतलब इसका सारा पेज जो फ्रेम है वो भरा हुआ है पेजेस से। तो इस केस में क्या होता है, अगर अब ये पेज उठकर जाना चाहिए रैम में क्योंकि ये डेटा सीपीयू को चाहिए, लेकिन ये तो भरा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसा पेज हम ढूंढेंगे रैम में जो कि बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, और उस पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो यहीं से डिलीट कर देंगे, नहीं तो इसको पहले ले जाकर जहाँ मान लो ये पेज वो था तो यहाँ पर ले जाकर रिप्लेस कर देंगे, कहाँ, वर्चुअल स्पेस में, और इस खाली वाले जगह पर हम ये वाला पेज उठाकर ले आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ से इस डेटा को सीपीयू को दे देंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो हम पेज को जरूरत पड़ने पर उठा के यहाँ ला रहे हैं और फिर जब हमारा काम हो जा रहा है तो फिर से हम इसको स्टोर कर दे रहे हैं वापस, इसमें अगर कोई चेंज है तो, चेंज नहीं है तो हम इसको यहीं से डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है पेजिंग। तो आप ये नाम कई बार सुनेंगे या हो सकता है एग्जाम में भी दे, इसे क्या कहते हैं, पेजिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है। और एक पेज से दूसरे पेज को रिप्लेस करना ये क्या कहलाता है, स्वैपिंग। समझ में आई बात। एक जो फिजिकल मेमोरी में जो फ्रेम है उसके जगह हम दूसरा ऑक्यूपाइड है उसके जगह दूसरा पेज ला रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वैपिंग। समझ में आई बात। तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें पेजिंग यूज होता है, स्वैपिंग यूज होता है। और पेज का डेटा रखने के लिए कि कौन सा पेज फिजिकल मेमोरी के किस फ्रेम में स्टोर्ड है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पेज टेबल। ये अलग से हमें बनाने की जरूरत पड़ती है, पेज टेबल। इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये ध्यान रखता है कि किस हर प्रोग्राम का एक पेज टेबल अपना अलग होगा, क्योंकि उसका वर्चुअल स्पेस अलग है और उसको किस फ्रेम में रखा गया है उसका डेटा हमें चाहिए। तो हर प्रोग्राम का एक पेज टेबल बनता है, उसमें इसका वर्चुअल एड्रेस लिखा रहता है और यहाँ पर फिजिकल एड्रेस लिखा रहता है कि इस वर्चुअल एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस है, इस वर्चुअल एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस है। तो वर्चुअल मेमोरी यूज करने से हमारा जो रैम की जो प्रॉब्लम थी, रैम के कम होने की, वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है, क्या, हर प्रोसेस के लिए या हर प्रोग्राम के लिए एक पेज टेबल हमें मैनेज करना पड़ता है। तो पेज टेबल भी किससे रिलेटेड है, वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअल मेमोरी से ही मिलता जुलता और इसी का नेक्स्ट वर्जन है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमने देखा कि हमने क्या किया था वर्चुअल मेमोरी में, पूरे वर्चुअल स्पेस को हमने सेम साइज के पेजेस में बांट दिया था, है ना। तो उससे क्या समस्या आ रही थी, उससे समस्या ये आ रही थी, समस्या कुछ नहीं आ रही थी लेकिन उसको और इफिशिएंट बनाया जा सकता था। कैसे, कि क्या होता है कि एक प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे इनिशियल कोड होता है कुछ जो कि प्रोग्राम को शुरू करने के काम आता है। अब मान लो एक प्रोग्राम 5 काम करता है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ही उसका एक काम करेगा, फिर दूसरा पार्ट दूसरा करेगा, तीसरा पार्ट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपने एप्लीकेशन को उसके काम के हिसाब से उसके कोड को हम सेगमेंट कर देंगे, यानी कि सेगमेंट। अब हम क्या करेंगे, पूरे प्रोग्राम को, पूरे वर्चुअल स्पेस को सेम साइज में ना बांटकर सेगमेंट के साइज में बांटेंगे। यानी कि जैसे इनिशियल कोड का हमने एक सेगमेंट बना लिया, है ना, MP3 प्ले करने का एक सेगमेंट बना लिया, वीडियो प्ले करने का एक सेगमेंट बना लिया। मान लो हमारा कोई प्लेयर था हमारा एप्लीकेशन, तो उसमें इनिशियलाइजेशन का एक अलग पार्ट है, वो केवल इनिशियलाइजेशन के काम करता है वो कोड, तो हमने उसको अलग करके एक सेगमेंट बना लिया उसका, ठीक है। हम ये पेजिंग ही कर रहे थे, ध्यान रखें आप, उस पर्टिकुलर
कोड को जो कि ये काम करता है उसको हमने अलग कर दिया, और एक दूसरा जो कि केवल MP3 प्ले करता है उस वाले पार्ट को अलग कर दिया, वीडियो प्ले करने वाले पार्ट को अलग कर दिया। तो हमारे पास 3 सेगमेंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो रैम है, इस रैम में हम क्या करेंगे, जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो खाली हमें इस सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इस सेगमेंट को हम ले आकर रैम में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, CPU को डेटा देते रहेंगे। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो अब हमें फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसको हटा सकते हैं। फिर अगर मान लो हमने वीडियो प्ले किया तो खाली हम वीडियो वाले सेगमेंट को ले आकर इस रैम में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से CPU को वीडियो प्ले करने के लिए कि इसी सेगमेंट के किसी न किसी कोड की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से देते रहेंगे CPU को, हमें फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस टाइम को कम कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें CPU पर्टिकुलर अभी काम कर रहा है, उस सेगमेंट को ले जाकर हम कहाँ रख दें, रैम में रख दें, तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेगमेंट टेबल। क्या यूज किया जाता है, सेगमेंट टेबल। इसके आगे हम जाएं उससे पहले आप ये समझ लो कि सेगमेंटेशन को मैनेज करना, चूंकि ये आप देख रहे हैं कि ये रैम को ये प्रोसेस को और आसान बना रहा है, ये डाटा अवेलेबिलिटी को और इजी बना रहा है, लेकिन इसको मैनेज करना पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है सेगमेंट टेबल को या सेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका एक और फायदा ये होता है कि रैम में आप डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स बना सकते हैं। अब सेम साइज का फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट साइज के आप रैम के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट साइज का है ना। स्टार्टिंग कोड हो सकता है 10 KB का हो, जबकि MP3 वाला हो सकता है 15 KB का हो, और वीडियो प्ले वाला हो सकता है 50 KB का हो। तो सेगमेंट के काम के हिसाब से उसके साइज चेंज होंगे। ठीक है, वेरिएबल साइज इसको कहते हैं, वेरिएबल साइज। तो यहां से 2 चीजें आप समझें कि जो पेजिंग होता है, पेजिंग में क्या होता है, साइज वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट साइज होता है पेज का, फिक्स है, सारे पेज का साइज एक ही होगा। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है, पेजेस का जो साइज होता है, वो सेगमेंट्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका रैम है और इसमें ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और आपके पास 4-5 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और हर प्रोग्राम का अपना वर्चुअल स्पेस है। ठीक है, ये P1 है प्रोग्राम 1, एक प्रोग्राम 2 है, मान लो 2 ही फिलहाल एग्जांपल लेते हैं, और इसमें डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स बने हुए हैं। जैसे ये पहला सेगमेंट है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा। साइज आप इसके हिसाब से ही लगा लें कौन कितना बड़ा है ना। इसका ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, आप साइज देख रहे हैं, पहले वाले का ज़्यादा है। अब क्या होगा, जब CPU रन कर रहा है इन दोनों प्रोसेस को, तो इसके किसी न किसी सेगमेंट को एक्सेस करने का मांग करेगा। तो मान लो उसने पहले दूसरे वाले सेगमेंट की मांग की, तो ये जो दूसरा यहाँ आ रहा होगा, अब रैम में तो फिक्स साइज के कुछ मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो अब इनमें से वो किस में जाए, फिक्स साइज के मतलब सबका साइज अलग अलग है, इसमें रैम में पहले से भी डेटा रहा होगा, है ना। तो रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस के कारण कोई डेटा कहीं भी स्टोर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम लाइन से स्टोर हो, कोई भी कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है उसका ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ऑक्युपाइड है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ऑक्युपाइड है, ये यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, इस वाले पार्ट को आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक इतना खाली है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना खाली है, आपको इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं डेटा रखना है। तो जब आप इस सेगमेंट को उठाकर यहाँ लाएंगे, तो आप कैसे चुनेंगे कि आप यहाँ रखें कि यहाँ रखें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं पार्टीशन टेक्निक, पार्टीशन टेक्निक या पार्टीशनिंग कहते हैं ना। इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास जब एक सेगमेंट आया, तो आप आकर रैम में देखते हैं कि कहाँ रखें। तो इसके 3 टेक्निक है पार्टीशनिंग के। पहला होता है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का मतलब है आप रैम के 0 वाले लोकेशन से शुरू करिए, और जहां भी आपको इतना मेमोरी मिलता है, पहली बार जहां इतनी मेमोरी मिल जाए जितने में कि ये सेगमेंट आ जाए, आप वहीं पर इस सेगमेंट को स्टोर कर दीजिए। इसे कहते हैं फर्स्ट फिट मेथड। दूसरा एक क्या है, बेस्ट फिट मेथड। बेस्ट फिट मेथड का मतलब क्या होता है कि आप क्या करिए, पूरे रैम को पहले स्कैन करिए, और जितने जितने उसको जहां जहां मेमोरी ब्लॉक बचे हुए हैं, उसको सभी को शुरू से लेकर अंत तक पूरे रैम को छान मारिए,
और देखिए कि जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स बीच बीच में बचे हुए हैं उसमें से किसमें इसको 2 नंबर वाले के या जो जिसको स्टोर करना है उसको स्टोर करने पर सबसे कम एक्स्ट्रा मेमोरी बच रही है। मान लो ये वाला था, ये जो 2 वाला है ये 10 KB का है और आपके पास शुरू से मतलब रैम में 5 जगह मेमोरी खाली है, एक जगह 5 KB खाली है, एक जगह 15 KB खाली है, एक जगह 16 KB खाली है और एक जगह 12 KB खाली है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये 10 KB डेटा रखने पर कौन से मेमोरी ब्लॉक में मैं इस 10 KB को रखूं कि सबसे कम एक्स्ट्रा बचे। तो आप देखेंगे कि इसमें रखने पर 5 वाले में तो फिट ही नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे, 15 KB में 5, इसको देखेंगे कि यहाँ 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो अब इसमें से 12 KB वाले को चुनेंगे और 12 KB वाला जहाँ जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा वहाँ पर इसको स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 नेक्स्ट स्टोरेज के लिए 2 KB बच जाएगा। तो बेस्ट फिट इसको कहते हैं। क्या करता है वो पूरे रैम को स्कैन करता है, सारे जितने भी बचे हुए मेमोरी ब्लॉक्स उसमें मैच करवाता है कि जो हमारा अभी रिक्वेस्ट आया है उसको रखने पर सबसे कम कहाँ बच रहा है वहाँ पर उस मेमोरी उस डेटा को रख देगा। इसे कहेंगे बेस्ट फिट मेथड। और तीसरा क्या है, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट मेथड भी क्या करता है, पूरे रैम को स्कैन करेगा लेकिन ये चेक करेगा कि सबसे ज्यादा कहां बच रहा है, सबसे ज्यादा कहां बच रहा है। तो अगर यहां पर हम वर्स्ट फिट यूज कर रहे होते तो ये इसमें तो होगा ही नहीं फिट, इसको छोड़ देंगे। बाकी तीनों में देखिए सबसे ज्यादा कहां बच रहा है, 16 KB वाले में। तो वर्स्ट फिट के केस में क्या करेगा, ये इस वाले जहां पर इस 16 KB बचा हुआ है हमारे रैम में वहां पर ले जाकर इस 10 KB को रख देगा और यहां रखने से हमारे पास क्या बचेगा, 6 KB जो है बच जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये 3 मेथड्स हैं किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कहां पर, रैम में पार्टीशनिंग करने के लिए। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। इसमें सबसे जो सही है वो कौन है, बेस्ट फिट ही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, अब ये रिजल्ट देने का क्या लफड़ा है, रिजल्ट देने का लफड़ा ये है कि मान लो ये आपका रैम है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने क्या किया, यहाँ पर डेटा स्टोर किया और यहाँ पर केवल 1 KB बचा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है और 1 KB बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी डेटा स्टोर है, यहाँ 2 KB बचा हुआ है और ये पूरा फुलफिल है, ये भी पूरा फुलफिल है और यहाँ भी डेटा स्टोर है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डेटा बचा हुआ है, कितना, 2 KB, ठीक है। और आपके पास 4 KB का एक रिक्वेस्ट आया कि 4 KB डेटा का एक सेगमेंट मुझे स्टोर करना है इस रैम में, ठीक। अब आप देखें 4 KB कहीं नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर आप जो बचा हुआ है कहीं कहीं देखें 1 KB, 2 KB और 2 KB, तो इसको मिलाएंगे तो 4 KB बन जाएगा। तो 4 KB डेटा आपके रैम में है लेकिन आप इसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साथ नहीं है। इसे कहते हैं, ऐसे इशू को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे इशू को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आपका जो रैम है वो फ्रेगमेंट हो गया, टुकड़ों में बट गया, अब आप उस टुकड़े का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस फ्रेगमेंटेशन के इशू से बचने के लिए हमें ये पार्टीशनिंग का डिफरेंट टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो इसमें से 3 टेक्निक बने हैं, ज्यादा यूज होते हैं, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है वो कौन है, बेस्ट फिट। और फ्रेगमेंटेशन की भी मैं बात बताता हूँ, ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बस आपको इतना नाम ही जानना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि रैम में मेमोरी होते हुए भी आप उसको यूज न कर पाए, क्यों, क्योंकि वो एक साथ नहीं है। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इस फ्रेगमेंटेशन ये होगा ही, ये होता ही है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। कम करने के लिए हम कौन सा पार्टीशनिंग मेथड यूज करते हैं, बेस्ट फिट मेथड। जबकि इसके अलावा भी 2 टेक्निक और हैं, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में आई थिंक कि इतने सारे टॉपिक से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एटलीस्ट सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसमें और भी बहुत गहराई है। अगर आप उस गहराई तक जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाइनरी सिस्टम और गेट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।